नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और पिछले लेक्चर्स में हमने ज्योग्राफी की कुछ चर्चा की थी, जिसमें हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना चाहिए इस पे हमने थोड़ा सा डिस्कशन किया था। आज हम एक नए सब्जेक्ट को उठाते हैं जिसका नाम है हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट। और जीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता ही है। यूपी पीसीएस में 150 में से मान के चलिए कि 20 से 22 क्वेश्चन हिस्ट्री से ही आ जाते हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये बताने की आवश्यकता है नहीं, ठीक। तो ये बात को पता है कि इंडियन हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है, ठीक। एंशियंट यानी कि प्राचीन भारत, मेडिवल अर्थात मध्यकालीन, और मॉडर्न अर्थात आधुनिक काल। इन तीनों के संबंध में आपको थोड़ी बहुत जानकारी पहले से ही है। तो हम इसमें एक टाइमलाइन डिस्कस करेंगे कि कौन सी घटना कब घटी। तीनों का टाइमलाइन डिस्कस करना एक साथ थोड़ा लंबा विषय माना जाएगा, तो एक एक करके हम पहले एंशियंट, फिर मेडिवल और फिर मॉडर्न की टाइमलाइन को डिस्कस कर लेंगे। तो जो पहला लेक्चर है हिस्ट्री का वो है टाइमलाइन ऑफ एंशियंट इंडिया, ठीक है। अर्थात प्राचीन भारत की जो घटनाक्रम है, कौन सा कब कब हुआ, उसके मेन या मेजर पॉइंट्स। तो देखिए, टाइमलाइन ऑफ एंशियंट इंडिया फ्रॉम ओरिजिन्स अप टू 700 AD। जब मैं यहाँ पर फ्रॉम ओरिजिन्स लिखता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने यहाँ पर हेडिंग डाल रखी है हड़प्पन अर्बनाइजेशन, यानी कि हड़प्पा सिविलाइजेशन की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इससे पहले के बारे में भी कुछ पता होना चाहिए, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में भी, जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, उसके बारे में भी समझाता हूँ। हड़प्पा सिविलाइजेशन से पहले कई हमको ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि भारत में पाषाण युग चल रहा था। इनफैक्ट जब हड़प्पा सिविलाइजेशन चल रहा है तो भी नवपाषाण काल जारी है, जिसका जो टाइम पीरियड है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वो है 4000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 1000 ईसा पूर्व तक। तो इससे पहले मैं क्या कर लेता हूँ आपके लिए, यहाँ पर एक चीज़ लिखता हूँ, स्टोन एज। क्या लिख लेते हैं हम? स्टोन एज अर्थात पाषाण युग मान लेते हैं। और आपको पता ही होगा कि इसके 3 पार्ट हैं। एक तो था पैलियोलिथिक एज, दूसरा है मीजोलिथिक यानी कि मध्य पाषाण, और तीसरा हो जाएगा नवपाषाण यानी कि नियोलिथिक, तीसरा। इन 3 पीरियड के बारे में भी आपको पढ़ना होगा, और कम से कम हमारे पास के 3 नक्शे होने चाहिए जो इन 3 अलग अलग स्थलों के बारे में बताता है कि प्राचीन काल में, यानी कि पूर्व पाषाण काल की जब बात हम करते हैं, प्रागैतिहासिक काल की, तो ये जो स्टोन एजेस हैं, देखिए इसमें सब चीज़ कॉमन दिख रही है। देखो, लिथिक लिथिक लिथिक। तो लिथ का मतलब होता है स्टोन अर्थात पाषाण। तो किस आधार पे हमने पाषाण युग को 3 पार्ट में बांटा है? जाहिर सी बात है कि तीनों में लिथ यानी कि पाषाण आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए। डिफरेंस है किस चीज़ का? अगर कोई आपसे पूछे कि इन 3 पीरियड को बांटने का आधार क्या है, तो आप कह सकते हैं साइज ऑफ द स्टोन। क्या कहेंगे आप? साइज ऑफ द स्टोन, अर्थात जिन पत्थरों का प्रयोग आदिम मानव करता था उसका साइज हर युग में एक जैसा नहीं रहा। पहले वो मैक्रोलिथ था, बाद में वो माइक्रोलिथ हो गया, अर्थात छोटे औजार। अर्थात हम ऐसे युग के बारे में पढ़ रहे हैं जिसके बारे में हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। वी डोंट हैव एनी रिटन रिकॉर्ड्स। हमें उस समय के इतिहास को सिर्फ उसी आधार पर मानना होता है जो उस समय के लोग थे उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए वस्तुओं से। तो उस समय के लोग किस प्रकार की चीज़ों का इस्तेमाल करते थे? पत्थरों का। इसलिए इस पूरे युग को क्या कहा गया है? कॉमन फॉर्म में स्टोन एज कहा जाता है, अर्थात पाषाण युग कहा जाता है, ठीक, स्टोन एज। तो जब आप इस चैप्टर की शुरुआत करें या करेंगे तो ऐसी बुक का इस्तेमाल करिए जिसमें कम से कम वो तीनों नक्शे दिए हों जो
पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तीनों के मैप्स हों। क्यों? क्योंकि तीनों के मैप में ही वो अलग अलग साइट्स होती हैं, वो स्थल होते हैं जहाँ पर इसके प्रमाण पाए गए हैं। यहाँ तक कि पैलोलिथिक एज को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लोअर यानी कि निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और फिर उच्च पुरापाषाण काल। इसका मतलब ये हुआ कि पैलोलिथिक पीरियड जो है वो काफ़ी लंबा चला होगा। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसको समझना। और ये सारी घटनाएं हड़प्पन सिविलाइजेशन से बहुत पहले की, बहुत पहले की। लिखित साक्ष्य हमारे पास कोई भी नहीं है। इसके बाद आती है आपकी जब नवपाषाण युग चल रहा था, अर्थात 4000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच की जब हम बात करेंगे, तो भारत के पश्चिम वाले इलाके में तो एक सभ्यता चल रही है, एक नगरीय सभ्यता चल रही है, लेकिन भारत के दूसरे हिस्सों में अभी भी नवपाषाण युग का चलन जारी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन अगर पढ़ रहे हैं तो वो पूरे भारत की सभ्यता के बारे में बात हो रही है। जी नहीं, हमको ये पता लगाना होगा कि ये हड़प्पा सिविलाइजेशन भारत के किस हिस्से में डेवलप हुई। ठीक है, तो ये जान लेना काफ़ी ज़रूरी है कि वो आखिर किस हिस्से में डेवलप हुई है। तो मैं छोटा सा नक्शा बनाता हूँ आपके पास, आपके लिए। जैसे मान लीजिए कि ये गुजरात वाला पार्ट है और ये इस तरफ से ये हो गया, तो ये समझ लो कि इंडिया का जो ये वाला हिस्सा है, जो ये ट्रायंगुलर फॉर्म में दिख रहा है आपको, यहीं पर ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। यहीं पर ही किसका विकास होता है? सिंधु घाटी सभ्यता का। ये आप मान के चलिए कि यहीं पर इसका विकास हुआ है। इसका जो टाइम पीरियड है, अभी हम सिर्फ टाइमलाइन के बारे में बात कर रहे हैं, डिटेल में नहीं जा सकते। चैप्टर वाइज जब हम पढ़ेंगे तब हम खोज करने की कोशिश करेंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए जो एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर्पस हमारा एग्ज़ाम पास करना होना चाहिए। ठीक है, और एग्ज़ाम पास करने के साथ साथ कई चीज़ें सीखने को भी मिल जाती हैं। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन, यहाँ पर अर्बनाइजेशन लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि एक शहरी सभ्यता थी जिसका जो टाइम पीरियड था वो था लगभग 2600 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। इसको हम मैच्योर और लेट हड़प्पन पीरियड के अंतर्गत रखते हैं। हम क्या करते हैं, मतलब जो इतिहासकार हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इस सभ्यता को इस युग के बीच में रखा है। ये सभ्यता खत्म हुई, सभ्यताएं समाप्त होती हैं, नई सभ्यताएं आती हैं। आफ्टर दिस सिविलाइजेशन इन द सेम प्लेस, जहां पर ये सभ्यता स्थापित हुई थी, उसके स्थान पर कौन सी सभ्यता आ जाती है? वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को समझने के लिए आपको पढ़ने पड़ते हैं वैदिक साहित्य, अर्थात वैदिक लिटरेचर। और वैदिक लिटरेचर हमें किस बारे में जानकारी देता है? वैदिक लिटरेचर हमको जानकारी देता है उस समय के लोगों के द्वारा, जिनको हम आर्य कहते हैं, उनकी संस्कृति के बारे में। संस्कृति में कई चीज़ें समाई होती हैं, जैसे कि उनकी राजनीति, उनकी सामाजिक व्यवस्था, उनका धर्म, उनकी अर्थव्यवस्था। तो ये सारी बातें हमको वेदों से मिल जाती हैं। तो वेद सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। वेद दरअसल उस समय के जो लोग हैं, आर्य लोग हैं, उनके समस्त जीवन शैली के बारे में जानकारी देती है। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो मैंने कॉमा करके न्यूलिथिक एंड अदर कल्चर्स के बारे में बात लिखी है, इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता का विकास भारत के इस हिस्से में हुआ था, ठीक वैसे ही वैदिक सभ्यता का विकास भी भारत के पूरे हिस्से में नहीं हुआ था। ठीक है, रिमेनिंग जो पोर्शन है इंडिया का वो काफ़ी बड़ा है, वहाँ पर भी कई सारी सभ्यताएं चल रही हैं। जैसे कि देखिए मेगालिथिक बरियल वाला जो, जिसको हम महापाषाण युग संस्कृति कहते हैं, महापाषाणी संस्कृति कहते हैं, उनका विकास भी हमको भारत के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलेगा। तो ये जो पूरा जो टाइम पीरियड है, इसको सिर्फ आप वैदिक सिविलाइजेशन तक रेस्ट्रिक्ट करके मत मानिए, ये भारत के दूसरे हिस्सों से भी संबंधित है। टाइम पीरियड लेकिन लगभग सेम है, समझिए बात को। वैदिक सभ्यता के देखिए 2 पार्ट हैं, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, मैं लिखता हूँ आपके सामने। 1500 ईसा पूर्व से इसकी शुरुआत होती है और चलती है ये 600 ईसा पूर्व तक। और इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। नंबर 1 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच, और जो दूसरा पीरियड है वो है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के मध्य इसको रखा गया है। ठीक है, यानी कि 900 साल का इतिहास है। इसमें तो हम कहते हैं वैदिक सभ्यता, अर्थात की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, और इसे हम कहते हैं उत्तर वैदिक अर्थात पोस्ट वैदिक पीरियड, जो बाकी बचे जो वेद हैं हमारे, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, वहाँ से मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, फॉर पीसीएस, जितने भी पीसीएस हैं इंडिया में होने वाले, उत्तराखंड, यूपी, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, सारे के सारे जितने भी जहाँ पर जीएस होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पढ़ना ही पड़ेगा आपको। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे वैदिक पीरियड में 600 ईसा पूर्व आते आते
जो जन थे, जन मतलब लोगों का समूह, जब बड़ा हो जाता है वो इलाका तब उसको हम कहते हैं जनपद। अब जनपद ही काफ़ी बड़े हो जाएं तो कई सारे जनपद मिलकर महाजनपदों का निर्माण करते हैं। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक परम घटना देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं महाजनपद काल। तो ऐसे कितने महाजनपदों का उल्लेख है? 16 महाजनपदों का। और इसी दौरान हम देखते हैं कि बौद्ध और जैन धर्म का जो राइज होता है, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंशिएंट इंडिया की फिनोमिना है जिसने उस समय की तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था को चुनौती दी और एक ऐसे वर्ग का निर्माण किया जो कह सकते हैं कि एक चुनौती के रूप में स्थापित हुआ और आज तक जारी है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम देखते हैं कि कैसे 16 महाजनपदों में एक महाजनपद का नाम आता है जिसका नाम है मगध, जो सभी महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था। और वहाँ पर हमको कई सारे वंशों की स्थापना होते हुए देखने को मिलती है, जैसे कि जो पहला वंश है हर्यक वंश, वो शिशुनाग वंश और नंद वंश की जानकारी मिलती है। तो नंद वंश के समय में, जब नंद वंश अपने अंतिम दौर में था, तो हम देखते हैं कि भारत के जो पश्चिम वाले इलाके हैं वहाँ से आक्रमण शुरू हो जाते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है किसका? सिकंदर का, अलेक्जेंडर का इन्वेजन, जो 327 से 325 के बीच में हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, डिटेल में चर्चा करनी पड़ेगी, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी इसकी। इसके बाद हम देखते हैं महाजनपद काल के बाद मगध महाजनपद के रूप में, और महाजनपद के रूप में जो मगध राज्य की स्थापना हुई थी उसी के अवशेषों पर हम देखते हैं कि भारत के पहले साम्राज्य की स्थापना होती है जिसका नाम है मौर्य साम्राज्य। तो अगर कोई आपसे ये सवाल पूछे कि भारत का पहला साम्राज्य कौन सा था, तो आप कहना मौर्य साम्राज्य। अगर फिर दोबारा कोई आपसे पूछे कि भारत का पहला सम्राट कौन सा था, तब आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य एम्पायर इज सपोज टू बी द फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया। एम्पायर शब्द का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, साम्राज्य का। इससे पहले हम साम्राज्य शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि चंद्रगुप्त मौर्य इज द फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिया, जिसका टाइम पीरियड रखा गया है 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व तक। और इसमें हम देखते हैं कि 3 महान सम्राटों के बारे में आपको काफ़ी जानकारी होनी चाहिए। इसके संबंध में चंद्रगुप्त मौर्य तो काफ़ी है ही, लेकिन बिंदुसार के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। और इन सब में सबसे महान सम्राट जो है वो है अशोक महान। अशोक के संबंध में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें पढ़नी होंगी। अशोक के द्वारा स्थापित किए गए उसके साम्राज्य में अभिलेख, जिससे अधिकतर जानकारी हमें अशोक के समय की मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो छोड़ी जा सके। ठीक, फिर देखते हैं कि अशोक के समय में हमको जानकारी मिलती है टाइमलाइन के थ्रू। 261 में कलिंग के युद्ध के बारे में होती है जानकारी, कैसे कलिंग पे विजय प्राप्त करी, कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री अटेन करी अशोक ने, और कैसे हृदय परिवर्तन के उपरांत अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया और अपना सारा जीवन उसने किस चीज़ में बिता दिया? बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उसके प्रचार प्रसार में अपना सारा जीवन लगा देता है। हमको ये पता चलता है कि अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगति भी हुई थी। बौद्ध संगति के बारे में भी आपको जानना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, कब हुआ था, अध्यक्ष कौन था, शहर कौन सा था, या कह सकते हैं कि वो जगह कौन सी थी, और किस काउंसिल में क्या क्या चीज़ें हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मान के चलिए कि ये ऐसा टॉपिक है, अशोक से लेकर ये तीसरी बौद्ध संगति, चौथी, पहली, दूसरी, जहाँ से क्वेश्चन आने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये समझ लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये घटनाक्रम आपको दिख रहा होगा। पहले पैलोलिथिक, हड़प्पन, वैदिक सभ्यता के 2 पार्ट, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद की स्थापना, बौद्ध धर्म, जैन धर्म। इसी दौरान हम देखते हैं कि सूत्र काल भी चल रहा है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से आगे। और हम देखते हैं कि कई प्रकार के, जैसे कि गृह सूत्र है, इसमें हमें 16 संस्कारों की भी जानकारी मिलती है। समाज काफ़ी जटिल होता है। ये सारी सब चीज़ों के बारे में हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हुई आपको। इसके बाद हम देखते हैं उत्तर मौर्य काल शुरू होता है, अर्थात मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल से तात्पर्य यहाँ पर नक्शे के जरिए समझना होगा कि इसमें होता क्या है। देखिए क्या होता है इसमें देखिए ये होता है कि भारत के पश्चिमोत्तर जो प्रांत है, यहाँ पर कई सारे इन्वेडर्स यानी कि आक्रमणकारी ने आक्रमण करने शुरू किए, जिसमें पहला आक्रमण मारा जाता है इंडो ग्रीक्स का, दूसरा शकों का, पार्थियन, इनको पहलव भी कहते हैं, और चौथे आते हैं कुषाण। ये जो सारे विदेशी आक्रमण होते हैं भारत में, ये न सिर्फ आक्रमणकारी हैं, जबकि भारत के अलग अलग हिस्सों में ये लोग स्थापित भी हो जाते हैं और यहाँ के समाज को प्रभावित करते हैं और खुद भी प्रभावित होते हैं। जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है कुषाणों का,
कि इन्होंने कैसे यहाँ के शैव धर्म और बौद्ध धर्म को अपनाया। इसके सबसे महान सम्राट का नाम है कनिष्क। कनिष्क ने महायान शाखा को अपनाया था और चौथी बौद्ध संगति का आयोजन करवाया था। कनिष्क के दरबार में कई सारे विद्वान रहा करते थे, जिसमें एक थे अश्वघोष और थे वासुमित्र और थे चरक। ऐसे विद्वानों की मंडली समझ सकते हैं कि आप इसके दरबार में बैठा करती थी। अश्वघोष और वासुमित्र का संबंध बौद्ध धर्म से है। वासुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन होता है कश्मीर में। वेरी इंपॉर्टेंट। इसी दौरान हम देखेंगे पोस्ट मौर्यन पीरियड में कि भारत के दूसरे हिस्सों में जहाँ पर मौर्य साम्राज्य समाप्त होता है, वहाँ पर हम देखते हैं कि कई भारतीय राजवंशों को स्थापित होते हुए हम देखेंगे। शुंग, कण्व, सातवाहन और अन्य छोटे मोटे राज्य। ठीक, शुंग वंश का जो प्रधानमंत्री है, सॉरी कह सकते हैं जो संस्थापक है, पुष्यमित्र शुंग, इसी ने मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना करी थी। इंडो ग्रीक उत्तर के भारत के उत्तर वाले हिस्से में स्थापित होते हैं, जिसकी स्थापना किसने करी थी? डेमेट्रियस ने। और ये रहा इसका टाइम पीरियड 180 से 165 ईसा पूर्व के मध्य, यानी कि इमीडिएटली आफ्टर द फॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ये कुछ नाम हैं, मेनेंडर, माउस, और हम देखते हैं कि विक्रमी संवत की शुरुआत होती है। हम देखते हैं कि पोस्ट मौर्यन पीरियड में व्यापार और वाणिज्य अपने चरम पे है। जबरदस्त व्यापार चलता है रोमन साम्राज्य और भारत के बीच में। यहाँ तक कि जो चीन से निकलने वाला जो सिल्क रूट वाला जो मार्ग है, जिसको हम सिल्क रूट कहते हैं, रेशम मार्ग कहते हैं, वो भारत के कश्मीर से होता हुआ जाता था। और इस मार्ग पर नियंत्रण किसका था? कनिष्क का था। तो कह सकते हैं कि एक वैभवशाली युग की बात हो रही है जब व्यापार और वाणिज्य अपने चरम पे था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका रहा टाइम पीरियड ये 78 ईस्वी से लेकर 105 ईस्वी तक। और इसी के दौरान हम मानते हैं कि शुरुआत किस चीज़ की होती है? शक संवत की। वेरी इंपॉर्टेंट। गौतमीपुत्र सतकर्णी का नाम हमें याद आता है, जो कि सातवाहनों में सबसे महान सम्राट थे। और ये महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश वाला जो इलाका है, यहाँ पर इन सब की गतिविधियाँ चल रही थी। तो ये सीक्वेंस आपको नज़र आ रहा होगा, पॉज करके रोकिएगा, देखिएगा, समझिएगा, और फिर जब आप अपनी किताबें पढ़ेंगे तो आपको यकीनन सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक, आसान नहीं है, पहली बार पढ़ने वालों के लिए आसान नहीं है। इट विल टेक टाइम। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको, क्योंकि पढ़ते पढ़ते कभी कभी ये भी अंदाजा है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ मैं, क्या काम है। ये सारी खबरें हो सकता है आपके दिमाग में आए, लेकिन वो भी आपकी तैयारी का हिस्सा मानिए उसको। थोड़ा ब्रेक लीजिए और पढ़ना शुरू करिए दोबारा से। ठीक, रुद्रदमन जो शकों के सबसे महान सम्राट थे, इसका भी जिक्र पढ़ेंगे आप। तो हम देख सकते हैं कि कैसे पोस्ट मौर्यन के दौरान भारत में व्यापार और वाणिज्य अपने चरम पे था। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि पूरे भारत का कोई एक राजा नहीं था। ठीक है, बहुराजकता वाली बात थी, लेकिन इसमें स्थिति काफ़ी वैभवशाली भी थी साथ साथ। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत को अब फिर से एक राजनीतिक सूत्र में पिरोया जाएगा, और इसकी स्थापना होती है 300 ईस्वी में। और इस साम्राज्य का नाम है गुप्त साम्राज्य। वेरी इंपॉर्टेंट। महानतम साम्राज्यों में से एक इसको भी माना जाता है भारत के। और ये उन्हीं जगहों पर स्थापित हुआ जहां पर कभी मौर्य साम्राज्य रहा करता था। इनकी राजधानी भी पाटलिपुत्र ही थी, लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड के समय में उज्जैन भी इनकी गतिविधियों का केंद्र बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लासिक युग के नाम से जाना जाता है गुप्ता एम्पायर को, क्योंकि हम देख सकते हैं कि गुप्ता एम्पायर का जो पीरियड है, ये इसलिए क्लासिक युग में के रूप से जाना जाता है क्योंकि साहित्य के क्षेत्र में, अर्थात लिटरेचर के फील्ड में, हम देखते हैं अभूतपूर्व प्रगति हमको देखने को मिलती है। ये कुछ उन महान सम्राटों के नाम हैं जिनका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। सिर्फ नाम बताए गए हैं, डिटेल में बाद में पढ़ा जाएगा। संस्थापना इसकी की थी श्रीगुप्त ने, लेकिन पहले सम्राट जो महान है वो है चंद्रगुप्त फर्स्ट, जिनका टाइम पीरियड है 319 से 335। लिच्छवी गणराज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ऐसे कई प्रकार के विवाहों का उल्लेख आपको मिलेगा हिस्ट्री पढ़ते हुए। साम्राज्य विस्तार में जो सहयोग करते थे। समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन के नाम से मशहूर, विंसेंट स्मिथ के द्वारा। और इनके बारे में अधिकतर जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, जो कि इन्हीं के राजकवि ने लिखा था, हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा की गई हो जिसमें। तो इस प्रयाग प्रशस्ति में किसकी प्रशंसा करी गई थी? समुद्रगुप्त की। ठीक है, कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा।
हमको प्रयाग प्रशस्ति में इसके द्वारा पूरे भारत की विजय का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी महानतम सम्राटों में से एक है भारत के। चंद्रगुप्त सेकंड तो महानतम गुप्त सम्राटों में से एक माना जाता है। इनके दरबार में कई सारे कवि रहा करते थे। ठीक है, फायहान इनके समय में भारत आया। ठीक है, 399 ईस्वी में, और गुणगान करता है, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताता है। स्कंदगुप्त के समय में हुणों ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। ये भी एक इम्पॉर्टेंट घटना मानी जाएगी जिसे आपको समझना चाहिए। ऐरण अभिलेख, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एक अभिलेख मिलता है जिसमें हमें सती होने के सबसे प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। ये सारी गुप्ता पीरियड के लास्ट क्लास की चीज़ें हैं, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 300 ईस्वी में स्थापित गुप्त साम्राज्य लगभग 550 ईस्वी तक बना रहा। 250 साल का वैभवशाली इतिहास हम पढ़ेंगे। इस पूरे युग को गोल्डन पीरियड अर्थात स्वर्ण युग भी कहा जाता है, स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं, अगर हम तुलना करें मौर्य साम्राज्य की गुप्त साम्राज्य से, तो हमको पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य की तुलना में गुप्त साम्राज्य एक डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ज़्यादा झुका हुआ नजर आता है। संभवतः यही वजह रही होगी, क्योंकि कोई ऐसा लिखित संविधान तो है नहीं जो चीज़ों को बांध के रखे, है ना। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब यहाँ पर यह था कि पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कई जगह कर दिया जाता था। और हम देख सकते हैं इस दौरान कि कई सारे अधीनस्थ शासकों का भी हमको उल्लेख मिलता है, सबऑर्डिनेट रूलर्स, है ना। तो सबऑर्डिनेट रूलर यानी कि जब अधीनस्थ शासक जब जब मजबूत होगा तो अपनी स्वतंत्रता घोषित करेगा ही। ऐसा ही हुआ। और जब गुप्त साम्राज्य की केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ी तो उन्हीं अधीनस्थ शासकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी होगी, जो कभी इन गुप्त साम्राज्यों के सम्राटों के क्या रहे होंगे, अधीनस्थ रहे होंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से आप हिस्ट्री को समझिए। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं आपको कि आपको हिस्ट्री में लगभग हर चैप्टर में क्या पढ़ना होगा, इसको आप सुन लीजिए ढंग से। हिस्ट्री में आपको एंशिएंट इंडिया में खास तौर पर क्या क्या चीजें हर चैप्टर में पढ़नी है। पढ़नी है आपको पॉलिटी, यानी कि राजनीति पढ़नी है आपको हर चैप्टर में। और क्या पढ़ना है, सामाजिक व्यवस्था पढ़नी है अर्थात सोसाइटी पढ़नी है। और क्या पढ़ना है आपको, इनकी अर्थव्यवस्था पढ़नी है। क्या पढ़नी है, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी पढ़नी है। और क्या पढ़ना है, इनके रिलीजन के बारे में पढ़ना है अर्थात इनकी धार्मिक दशाएं पढ़नी है हर चैप्टर में। तो हर चैप्टर में हम एक जैसी चीज क्यों पढ़ रहे हैं, क्या हर चैप्टर में वो एक जैसी होगी, नहीं, हर चैप्टर में वो एक जैसी नहीं होगी, हर चैप्टर में चेंज आएगा। तो आपको किस चीज को पकड़ना है, इन सब गतिविधियों में अलग अलग जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें चेंज क्या आता है। क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था वैदिक समाज में रही होगी वही उत्तर वैदिक काल में रही होगी? जी नहीं। जो सामाजिक व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में रही होगी वही सूत्र काल में रही होगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या महिलाओं की दशाओं में परिवर्तन नहीं आया होगा? क्या वर्ण व्यवस्था ने समाज को और जटिल नहीं किया होगा? बिल्कुल किया होगा। इन सभी चेंजेस को आपको पकड़ना है हिस्ट्री में। ये सब चीज़ें थोड़ा सा हिस्ट्री को टफ बनाती हैं, ठीक, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो यकीनन सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। हम आपकी हेल्प करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, तत्पर हैं, ठीक। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे